नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस ने आज एक के बाद एक बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। खास बात यह है कि इन हमलों को करने का मौका खुद बीजेपी ने ही कांग्रेस को दिया है। चाहे सेना पर टिप्पणी हो या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान या सेना के शौर्य का सियासी फायदा लेने की कोशिश हो या फिर कांग्रेस नेताओं पर बेतुके इल्जाम हो, ये सारे बीजेपी ने किए हैं और इस तरह कांग्रेस को मौका दे दिया कि वो बीजेपी पर सवाल उठाए। अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं तो इनमें ऐसे तथ्य पेश किए हैं जिनसे बीजेपी की नाकामी सामने आ गई है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि देश को सच जानने का हक है। दरअसल राहुल गांधी का यह ट्वीट विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को हमने सूचित कर दिया था, इत्तला कर दिया था, लेकिन उन्होंने हमारी सही सलाह नहीं मानी। आज राहुल गांधी ने, इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जो कुछ लिखा है वो आपके सामने लाना चाहता हूं। राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी न केवल खुलासा करती है बल्कि निंदनीय भी है। मैं फिर पूछता हूं, पाकिस्तान को पहले से जानकारी होने के कारण हमने कितने भारतीय विमान खोए? यह कोई चूक नहीं थी, यह अपराध था। देश को सच जानने का हक है। यह साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी कि विदेश मंत्री जी की चुप्पी न केवल खुलासा करती है बल्कि निंदनीय भी है। मैं फिर पूछता हूं, पाकिस्तान को पहले से जानकारी होने के कारण हमने कितने भारतीय विमान खोए? यह कोई चूक नहीं थी बल्कि यह अपराध था। देश को सच जानने का हक है। यह राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने इसको इंग्लिश में ट्वीट किया है, हिंदी आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लिश में राहुल गांधी ने कहा है, लिखा है कि ईएम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साइलेंस इज नॉट जस्ट टेलिंग, इट्स डैमिंग. So I will ask again, how many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew? This was not a lapse, it was a crime and the nation deserved the truth. ये बात यहां पर राहुल गांधी पूछ रहे हैं। आपको बता दूं कि 3 दिनों के अंदर राहुल का ये दूसरा ट्वीट है। पहला ट्वीट उन्होंने शनिवार को किया था, तब भी उन्होंने जयशंकर के बयान, एस जयशंकर की बात कर रहा हूं, देश के विदेश मंत्री की बात कर रहा हूं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इस जयशंकर के बयान पर सवाल तब भी किए थे राहुल गांधी ने। लेकिन अब तक जयशंकर की तरफ से न इस वीडियो का कोई खंडन आया और न ही कोई जवाब दिया गया, बल्कि विदेश मंत्रालय ने सफाई में जयशंकर के बयानों को तथ्यों का पूर्ण रूप से गलत चित्रण बताया। हालांकि विदेश मंत्रालय यह नहीं कह रहा है कि जयशंकर का जो वीडियो सामने आया है वो गलत है। और इसी तरह पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, उसने भी इस वीडियो को फैक्ट चेक, पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए इस वीडियो के बारे में जो बातें रखी हैं उसमें भी तथ्यों को गलत तरह से पेश किया गया, यही बताया है। लेकिन ये वीडियो गलत है ये नहीं बताया गया है। खैर, राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को ऑपरेशन सिंदूर के सौदागर, वहां पर ऑपरेशन हटाकर सिंदूर के सौदागर तक कह डाला है बीजेपी ने। आइए जरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज कंडक्ट किया था पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए जरा उनको सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन खेड़ा जो बात यहां कह रहे थे, आइए सुनिए। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप, तो ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ
हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं है, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब। तो यहां साफ साफ कांग्रेस ने आज बहुत ही तल्ख लहजे में अपनी बातें रख दी हैं। पवन खेड़ा को अभी आप सुन रहे थे, कह रहे थे पवन खेड़ा कि सिंदूर से सौदा हमको मंजूर नहीं है, देश से गद्दारी हमें मंजूर नहीं है, और पाप आपने किया है नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर ने, और इन सब ने जो पाप किया है वो मंजूर नहीं है। ये बात यहां साफ रखते हुए अभी आपने सुना पवन खेड़ा को। इधर जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने मोदी सरकार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के, जो विदेश जा रहा है डेलीगेशन, उसको भेजने के फैसले पर सरकार की पोल खोल कर रख दी है। जयराम रमेश ने आज लिखा है, जो कुछ लिखा है आपके सामने लाना चाहता हूं कि 11 वर्षों तक विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस को गालियां देने और बदनाम करने के बाद अब प्रधानमंत्री को मजबूरन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजना पड़ रहा है। यह सच है कि बीजेपी की जहरीली घरेलू राजनीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है। मोदी सरकार की ढकोसले भरी कूटनीति बुरी तरह विफल रही है, और भारत को एक बार फिर पाकिस्तान के साथ एक ही तराजू में रख कर देखा जा रहा है। यही है असली न्यू नॉर्मल। स्वयंभू विश्वगुरु का गुब्बारा जो सिर्फ गर्म हवा से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से पंचर हो चुका है। यह बात कह रहे हैं, यह प्रधानमंत्री की अपनी सीमाओं और विफलताओं का प्रतिबिंब है, जो अब पूरी तरह उजागर हो चुकी हैं कि उन्हें अब अचानक दलगत एकता की शरण लेनी पड़ रही है। लेकिन यह कोशिश भी क्षणिक, पाखंडपूर्ण और अवसरवादी है। यह कह रहे हैं यहां जयराम रमेश। वहीं कांग्रेस ने एक ट्वीट कर बताया है कि कैसे मोदी ऑपरेशन सिंदूर से सियासी फायदा उठाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस का यह ट्वीट, जिसमें देख रहे हैं आप, कांग्रेस लिख रही है, ट्रेन के टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी की फोटो छापी जा रही है। कल भी हम लोगों ने इसी प्रोग्राम में आपके सामने वो बात रखी थी कि ट्रेन का इलेक्ट्रॉनिक टिकट आप लीजिए तो उस पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है और उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत का करारा जवाब था। हमारे जांबाज सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की गाथा थी। लेकिन मोदी सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी प्रचार करने से बाज नहीं आ रही है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट, खाद के बोरे, अनाज के थैले और बच्चों के बैग पर अपनी फोटो छपवा चुके हैं। यह बेहद शर्मनाक है, यह कांग्रेस पार्टी लिख रही है। वाकई दोस्तों, देश में इस समय जो हालात बने हुए हैं वो शर्मनाक तो हैं ही, काफी चिंताजनक भी हैं, क्योंकि सरकार बड़े बड़े मुद्दों पर अजीब तरह से चुप है। मानो कोई भी बयान देने से पहले उसे किसी की परमिशन चाहिए। इधर जो लोग वाजिब सवाल उठाते हैं उनका मुंह बंद करने की कोशिश सरकार करती है। इसका ताजा एग्जाम्पल
जी हां, ताजा उदाहरण अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी है। सरकार को उनकी एक फेसबुक पोस्ट से तकलीफ हो गई, लेकिन अब यह कार्रवाई सरकार के लिए तकलीफ का कारण बन सकती है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी यानी बोलने की आजादी, संविधान का आर्टिकल 15 इसके हिमायती तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज एक बड़ी पोस्ट लिखी है इसी पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रख रहा हूं। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी से पता चलता है कि बीजेपी किसी भी राय से कितनी डरती है, किसी की अभिव्यक्ति, किसी की बात से कितना डरती है बीजेपी, जो उन्हें पसंद नहीं है। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है, जो हमारे शहीद नौसेना अधिकारी की शोक संतप्त विधवा, हमारे विदेश सचिव और उनकी बेटी को निशाना बनाने और भारतीय सेना में सेवारत कर्नल के लिए बीजेपी के एक मंत्री द्वारा की गई निंदनीय, अपमानजनक टिप्पणियों से शुरू हुई है। यह बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, लिख रहे हैं, कह रहे हैं। खड़गे ने इस ट्वीट में विजय शाह के बयान का भी जिक्र किया है। हालांकि आज विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। दोस्तों, विजय शाह नाम तो सुना होगा, अब तक तो रट लिए होंगे। ये वही साहब हैं जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन ये अनाप शनाप बकवास कर रहे थे हमारे देश की नौसेना में कि कर्नल, आप जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को, उनके खिलाफ बहुत ही बेहुदी बातें कर रहे थे ये। इसीलिए इनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना यहां कोई गुरेज नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए इन्होंने जो बातें कही हैं आप लोग भी रट चुके होंगे, लेकिन इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करवाइए, वहां भी घालमेल किया गया। फिर फटकार लगी सरकार को, फिर हुआ, फिर ये साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आज कड़ी फटकार लगी है विजय शाह को। विजय शाह की माफी अदालत ने मंजूर नहीं की है। अदालत की जो 2 सदस्यीय पीठ है उसने कहा है कि हमें ऐसी माफी नहीं चाहिए। आप पहले गलती करते हैं, फिर कोर्ट चले आते हैं। आप जिम्मेदार राजनेता हैं, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन आपने बहुत घटिया भाषा अपनाई है। वहीं कोर्ट ने इस मुद्दे पर अब एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। विजय शाह गिरफ्तारी से तो बच गए, लेकिन एक बयान से अब बीजेपी की असलियत उन्होंने खोल कर रख दी है। इधर और चलिए बीजेपी की कुछ और पोल खोलते हैं, कुछ और असलियत आपके सामने लाते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, आप याद कीजिए, उनकी असम की पुलिस जो है वो जहां भी जाके किसी को भी पकड़ के ले आती है, लेकिन यहां डरने वाली बात नहीं है। जो बात है वो डंके की चोट पर है। इधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार सदन में, लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर पाकिस्तान के लिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि गोगोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निमंत्रण पर वहां गए थे और वहां प्रशिक्षण दिया था। अब देखिए कितनी बड़ी बात, आपकी सरकार है, उनको जेल के अंदर डालिए, यूएपीए लगाइए भाई, या सिर्फ बकवास करने के लिए आप बैठे हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है, क्या कहा है जरा उसको स्क्रीन पे ले आते हैं, कि ज्योति मल्होत्रा और अन्य लोगों का अपराध इसके सामने कुछ भी नहीं है। यानी गौरव गोगोई को आईएसआई ने जासूसी की ट्रेनिंग दी है और ज्योति मल्होत्रा और दूसरे लोगों का अपराध तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर ये जासूसी नहीं है तो फिर क्या है? फिर वो यानी गौरव गोगोई वापस लौटे और राफेल डील का विरोध किया। शर्मा के आरोपों को गौरव गोगोई ने निराधार, हास्यास्पद और बकवास करार दिया है। गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने लाता हूं। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपके और 500 रुपए के बीजेपी ट्रोल में कुछ तो अंतर होना चाहिए। जो बातें सोशल मीडिया पर सस्ते ट्रोल फैलाते हैं वही बातें आप कह रहे हैं। गौरव गोगोई ने आगे और कहा है कि शर्मा के 99% दावे झूठे, हास्यास्पद और बकवास हैं। गोगोई ने यह भी सवाल उठाया है कि यदि शर्मा के पास कोई ठोस सबूत है तो वे उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं करते, पब्लिक में क्यों नहीं ला रहे हैं। यह सवाल यहां उठा रहे हैं गौरव गोगोई। तो देखिए किस ढंग की बकवास बातें चल रही हैं।
बड़ी तकलीफ होती है ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने में दोस्तों। बेहुदा शब्द, बकवास शब्द, बेशर्म शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही तो चल रहा है। अभी आपने सुन लिया सिंदूर के सौदागर, अभी आपने सुना कांग्रेस ने कहा है पाप, गद्दारी, ये सब कांग्रेस ने ऐसी बातें कही और ऐसी बातें यहां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, जरा सोचने की जरूरत है। तो बात तो सही है दोस्तों कि अगर इस संकट के समय में एक सांसद पर एक सीएम पाकिस्तान के लिए काम करने का आरोप लगा रहा है तो फिर उसके सबूत भी तो देने चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो फिर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल यही दिख रहा है कि बीजेपी नेता, चाहे वे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, जिसकी जो मर्जी आए बयान दे रहा है और मोदी इन पर कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस ने मोदी पर पाप करने का जो बड़ा आरोप लगाया है, क्या उसके बाद भी मोदी चुप ही रहेंगे या कुछ बोलेंगे? आइए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबको स्क्रीन पर ले आइए और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजीव कौशिक जी आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथी सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी उसी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं जहां से बहुत सारी बातें, अनाप शनाप बातें आ रही हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर वहां के पानी में क्या चल रहा है या हवा में कुछ और हो गया है आजकल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बताएंगे। इधर 2 साथी हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी क्या कहें, कहां से शुरुआत करें, कांग्रेस से या विजय शाह से, जहां आपकी मर्जी। लेकिन चारों तरफ देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो यह बता रहा है कि सब बिल्कुल मदमस्त हैं, सत्ता पक्ष मदमस्त है। जो बोलना है बोल लो, कोर्ट में चले जाएंगे, माफी मांग लेंगे, एसआईटी गठन कर लेंगे। एसआईटी में एक बात और कही गई है विजय शाह के लिए, एसआईटी में आईपीएस ऑफिसर्स की जो बात कही गई है, लेकिन वो उनका निवास मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए, वो मूल निवासी मध्य प्रदेश के ना हो और एक महिला जरूर हो उसमें। खैर, विजय शाह से शुरू करें या कांग्रेस पार्टी से, जहां से आपकी मर्जी। जी देखिए राजीव जी, विजय शाह से शुरू करते, क्योंकि विजय शाह ने जो बोला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, इन सब की मानसिकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विजय शाह। प्रधानमंत्री ने पंचर वाले कहा था मुसलमानों को जी, ये वही तो सोच है और उसी सोच को सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। एसआईटी का जिक्र जो आप कर रहे हैं, एसआईटी किस लिए है? एसआईटी इसलिए बनी है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो एफआईआर की गई, उस एफआईआर में घपला किया गया। उस एफआईआर में जो हाई कोर्ट ने कहा कि इन अपराधों पे आप एफआईआर करें ताकि ये धाराएं उसके अंदर आए, वो एफआईआर बहुत कच्ची एफआईआर किया गया, रस्मदायगी वाली एफआईआर किया गया, जिसको कोई भी यानी वकालत का छात्र भी जो है वो उसको निरस्त करवा देता कोर्ट से। तो वो एफआईआर कैसे हुई है, इस पे एसआईटी है और वो एसआईटी सीनियर ऑफिसर्स कवर करेंगे, जिसको आपने कहा कि वो मध्य प्रदेश के भी नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की सरकार पे है सुप्रीम कोर्ट का, और ये बहुत बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी पर है। क्या आप ये मान सकते हैं राजीव जी कि ये चल रहा है विजय शाह का, और विजय शाह ने भारतीय सेना की प्रवक्ता के ऊपर ये कहा कि आतंकवादी की बहन है कदर सोफिया कुरैशी को, तो क्या प्रधानमंत्री उसकी जानकारी नहीं होगी? सोचिए जरा कि अगर ये बात 5 दिन से 10 दिन से मीडिया में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, हाई कोर्ट में मामला गया है, उनकी सरकार का मामला है, तो क्या प्रधानमंत्री उसकी जानकारी नहीं है? और अगर प्रधानमंत्री को जानकारी है और उन्होंने इस पे हस्तक्षेप नहीं किया है, तो क्या हम ये क्यों ना माने कि उनकी सहमति है? जी, अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है तो क्यों ना माने हम कि उनकी सहमति भी है? क्योंकि अगर आप असहमत हैं
तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए उन्हीं की पार्टी का एक एमएलए जो मंत्री भी है उसको किनारे करना कितने एक 30 सेकंड की फोन कॉल की बात है। प्रधानमंत्री खुद भी नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कोई फोन कर दे अगर मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के, तो 1 मिनट में उसकी नौकरी चली जाएगी, गवर्नर के पास सीफा चला जाएगा उनका। तो अगर प्रधानमंत्री ये नहीं कर रहे हैं तो ये भी बहुत एक गंभीर सवाल है देश के सामने कि प्रधानमंत्री भारतीय सेना के प्रति कितना क्या व्यू है उनका कि अगर भारतीय सेना अपना प्रवक्ता किसी मुसलमान को बना दे। बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है इस देश के लिए। अब ये कब हो रहा है राजीव जी? जब आप अपोजिशन पार्टीज को के मेंबर्स को लेकर आप विदेशों में एक डेलीगेशन भेज रहे तमाम देशों में, तो क्या उन देशों में जब डेलीगेशन जाएंगे जी, और उन देशों के पत्रकार या उन देशों के डेलीगेट्स ये सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई साहब आप तो ये कहने आए हो कि पाकिस्तान ने धर्म पूछ के मारा, तो आपके सरकार में धर्म देखकर क्या क्या हो रहा है? एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जो कि मुसलमान है उसको आपने जो है गिरफ्तार कर लिया एक बहुत ही मामूली सी सोशल मीडिया की पोस्ट पर, जिस तरीके की राय हजारों लोग व्यक्त कर रहे हैं, अकेले वो नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग भी जिस स्तर का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो या तो फिर सभी लोग यहाँ पे गिरफ्तार हो जाए। जो महमूदाबाद की प्रोफेसर महमूदाबाद की जो पोस्ट है, अगर उसको आधार बना लिया जाए तो कम से कम 20,000 लोग जेलों में चले जाएंगे। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो आपने इतने पढ़े लिखे बहुत विद्वान हैं, उनकी डिग्रियां आप देखिए, उनके बारे में आप पढ़िए जाके राजीव जी, वो विद्वान व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल। और अशोका यूनिवर्सिटी एक बड़ी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड है वो, और उनको कोई एसएचओ तय कर रहा है पुलिस वाला कि इनकी पोस्ट जो है वो एक पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोस्ट का मतलब कोई पुलिस वाला क्या निकाल पाएगा? जो तमाम जगह से हफ्ता वसूलता होगा जी, वो क्या निकाल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी है, परसों आएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस हैं। अभी जानकारी दे दूं अपने साथियों को, कल 4 घंटे बहस होनी है वक्फ संशोधन कानून जो आया है, वक्फ कानून, उस पे 4 घंटे लाइव करेंगे हम लगातार। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि वक्फ या ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर महत्वपूर्ण अगर वहां सुनवाई चलती है तो उसको हम लाइव करते हैं। कल लाइव करेंगे लगातार, जब से वक्फ बिल पे, वक्फ कानून पे जब से चर्चा शुरू होगी। 4 घंटे 2 घंटा 2-2 घंटे का दिया गया है पक्ष और विपक्ष दोनों को, और 4 घंटे बहस होनी है। 4 घंटे लगातार आप तक हम रहेंगे और पहुंचाते रहेंगे पल पल की रिपोर्ट, हर बहस, हर शब्दशः आप तक। तो ये जानकारी थी वक्फ पे, और परसों फिर से इस पे सुनवाई है जो आप बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी। जी, अब दो बिंदु और मैं रखना चाहता हूं, फिर अपनी बात में खत्म करूंगा। एक, देखिए अगर आप 26/11 मुंबई की तुलना करें पहलगाम से, जिसका आज से 3 दिन बाद 1 महीना होने जा रहा है, आज 19 तारीख को, 22 तारीख को हुआ, 22 को जी, उसकी तुलना करें आप मुंबई से। मुंबई के हमले में 10 आतंकवादी शामिल थे, 10 में से 9 मारे गए, 1 को गिरफ्तार किया गया, उसमें मुकदमा चला, मुकदमे के बाद उसको फांसी हुई, अजमल कसाब को जी। अब आप पहलगाम में आइए, सेना ने अपना काम कर दिया। सेना ने पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उन पे हमला करके उनको ध्वस्त कर दिया। एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को सेना ने कर दिया। सरकार ने क्या किया बताइए?
सरकार एनआईए जांच कर रही है, तो एनआईए ने कोई कुछ बताया सबूत कि वो 4 लोग थे वो कहाँ हैं, वो आतंकवादी कहाँ हैं जिनकी फोटो आई थी? कोई गिरफ्तार हुआ है, कोई पकड़ा गया, कोई ट्रैक हुआ है? लगभग 1 महीना होने आ रहा है। क्या किया सरकार ने? तो सरकार और सेना को आप देखिए, सेना की कार्रवाई जिसको कि बीजेपी का मंत्री आतंकवाद की बहस तुलना कर रहा है, और जिसको एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है वो सेना मोदी जी के चरणों पर गिरी हुई है। उस सेना ने अपनी तो कार्रवाई कर दी, सरकार ने क्या किया? और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भारत अंतरराष्ट्रीय पटल पे, विश्व मंच पे इतना अलग थलग पड़ गया हो। कभी नहीं हुआ कि कोई देश आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से। बहुत साफ सी बात है, वो सब बातें गलत है, वो गलत परसेप्शन है कि कोई देश जो है आपके पास बड़ा भारी बाजार है तो आप किससे झुक जाएगा। आपके लोकतंत्र की क्वालिटी क्या है, आप अपने देश में किस तरीके की नीतियां करते हैं? कौन सा सभ्य देश इस बात को स्वीकार करेगा राजीव जी कि आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, और बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर को, गिरफ्तार कर रहे हैं सोशल मीडिया की पोस्ट पे? कौन देश ये स्वीकार करेगा कि आपकी सरकार का एक मंत्री अपनी सेना के अधिकारी को, और बहुत ग्लोरीफाइड अधिकारी को, जिसने यूनाइटेड नेशंस की फौज में, सेना में भी काम किया हो, उसको आतंकवादी की बहन बता दे क्योंकि वो मुसलमान है? कौन सा सभ्य देश आपको इस तरीके की चीजों के बावजूद खड़ा होने में मंजूर होगा? तो सरकार को अभी भी सोचना चाहिए कि अगर आप दुनिया में अलग थलग हो गए हैं तो उसका कारण आपकी घरेलू राजनीति है। उसको ठीक करें, नफरत को कम करें। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए आज कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं और सीधा पाप मोरारजी देसाई का नाम, राहुल गांधी का ट्वीट आपने देख लिया, और साथ साथ इधर नरेंद्र मोदी, जयशंकर, इन सब पे सीधा आरोप, इसको कैसे देखते हैं? आपके आने से पहले हम किसी चैनल पर थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी जोर से और सरगर्मी के साथ ये कहा कि शब्दों के चयन में विपक्षी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। मैं कहा कि देश के विदेश मंत्री को शब्दों के चयन में ध्यान नहीं देना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं? सवाल यह है कि इतनी गंभीरता से भी विदेश के मंत्री बोल रहे हैं, विदेश मंत्रालय के तरफ से यदि ये बात कही जा रही है तो उनको क्या इतनी भी समझ नहीं है कि इसका अर्थ क्या जाएगा? आज पाकिस्तान के टेलीविजन में हिंदुस्तान के इस मंत्री के बयानों के मीम बना के चलाए जा रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। वहां पे वो कह रहे हैं कि देखिए विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्री ने पहले ही बता दिया था कि अपने लोगों को हटा लो यहां से, हम ये फौरी तौर पर छोटी मोटी कार्रवाई करेंगे लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह की बातें वहां पे चलाई जा रही है। देश में जो सरकार है, सरकार के लिए ये असहज स्थिति है, उससे वो बचना चाहती है। देखिए वर्तमान में स्थिति क्या है कि एक घटना जो पहलगाम में घटी, निश्चित तौर पे हमारे बहुत सारे मासूम लोग थे जिनका धर्म पूछ करके आतंकियों ने तकरीबन 2.5 दर्जन लोगों को गोली मार दी। उसके एवज में सरकार ने एक कार्रवाई की, उसके बाद फिर 22 लोग हमारे मारे गए, 50 से ज्यादा घायल हो गए। पाकिस्तान, हम अपने यहां भारतीय टेलीविजन को जब देखते थे उस रात में तो हमें लगता था कि शायद कराची, इस्लामाबाद और बाबा रामदेव वहां पे अपना पतंजलि का कारोबार करना शुरू कर दिया और वहां पे कार्यालय वो खोलने वाले थे। लेकिन स्थिति क्या थी? स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। पाकिस्तान में आप बताइए कि कहीं कोई त्राही मामला, पाकिस्तान के सड़कों पे तो जश्न के माहौल दिखाई दे रहे थे। वहां के सेलिब्रिटी वहां पे अपने देश का झंडा लेकर के घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की कार्रवाई में, इस तरह की कार्रवाई में वहां डैमेज किया, ये कहने में कोई दुमत नहीं है। लेकिन जिस कंडीशन पर लाकर के इसको अचानक ड्रॉप किया गया, सीज फायर की स्थिति आई, वो बेहद शर्मनाक देश के सरकार के लिए स्थिति पैदा करती। 5:30 बजे हम सीज फायर की घोषणा करते हैं और सुबह 5:30 बजे अमेरिकन समय के अनुसार ट्वीट करते हैं ट्रंप साहब।
देश के प्रधानमंत्री 8 बजे हिंदुस्तान के लोगों को संबोधित करने वाले हैं, 15-20 मिनट पहले फिर उनका वीडियो आ जाता है। तो यह शर्मनाक स्थिति, और इस स्थिति के बारे में यदि कोई सवाल करे तो वो राजनीतिक तौर पे नहीं, सेना को आगे करके और सेना के ट्रैप में उलझाना चाहते हैं विपक्षी पार्टियों को। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग, चाहे सेना में, वैसे सेना के पूर्व रिटायर्ड बहुत सारे ऑफिसर तमाम टेलीविजन चैनल पर आजकल टैग करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, वो लगातार गुणगान कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं कि देश की कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सा नेता सेना के ऊपर पक्षी खड़ा किया, हमें ये तो बता दो। सारे लोग सेना के साथ है, सेना पर हमें इतना फक्र है, सेना के मजबूती पर। सेना पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और इसके बाद भी इससे ज्यादा मजबूत रहेगी। सेना को आगे करके वो तत्काल कार्रवाई के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टीवी चैनलों पर यह बोलना शुरू कर दिया था कि 700 हमने मार दिए, 800 हमने मार दिए, ताकि आप पूछें कि 700 और 800 कैसे मार दिए, फिर आपसे पूछा जाए कि आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने बड़ी गंभीरता से इस चीज को समझा और सरकार के हर एक कदम दर कदम वो खड़ी रही और सरकार को फ्री हैंड दे दिया। आज मुझे यह बताइए कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों में 72 देशों में 88 यात्राएं की है उन्होंने। क्या मिला इन 88 यात्राओं से? इस विषम परिस्थिति में कितने देश मजबूती के साथ खड़े रहे हिंदुस्तान के साथ? थोड़ा करेक्ट कर देता हूं संजीव जी, 88 नहीं, 129 यात्राएं। सॉरी, तो 129 यात्राएं, उसमें अमेरिका सबसे ज्यादा 9 बार पिछले 10 साल में। जी, अब आप हमें बताएं कि देश के प्रधानमंत्री जो इतनी बार यात्राएं करते हो अलग अलग देशों में, उन्हें अपने ही वैसे मित्र राष्ट्र के यहां भी अपने डेलीगेट को भेजने की जरूरत पड़ जा रही है कि हमने किस तरह की कार्रवाई की। ये कौन सा हिंदुस्तान है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की और वो पूरे विश्व से अनभिज्ञ है? विश्व को बताने की कोशिश की जा रही है। ये अच्छी बात है, वो जाए, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या विश्व बिरादरी को यह बात समझ में नहीं आई या हम नहीं दिखा पाए? उनकी आंखें बंद थी कि हमने कौन सी कार्रवाई की, किस परिस्थिति में कार्रवाई की? क्या इतने अलग थलग पड़ रहे हैं हम कि पाकिस्तान उस इतने बड़े युद्ध की जैसी परिस्थिति में, ये युद्ध नाम नहीं देना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति क्या होती है वो बता रहे हैं कि नहीं, हम युद्ध नहीं लड़ रहे थे, हम वहां के नागरिकों को हताहत नहीं करना चाहते थे। तो पानी बंद करके सेना को हताहत करना चाहते हैं आप? सवाल तो ये भी है। तो कहीं ना कहीं वहां के नागरिकों को तो अटैक कर ही रहे थे आप। तो जब नागरिकों को अटैक कर रहे थे तो इसको बीच में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जहां लगा कि नहीं, इस बार पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई है, जो हर 6 महीने साल भर के बाद में आप कमर तोड़ते हैं, कभी एयर स्ट्राइक के नाम पर कमर तोड़ते हैं, तो कभी पहलगाम की स्थिति होती है, फिर आप पठानकोट में बुला करके ISI खुद अपने आप को क्लीन चिट देके चला जाता है। इन सारी परिस्थितियों के बाद कम से कम लगा था लोगों को कि ये कार्रवाई ठोस, क्योंकि टेलीविजन पर जो उन्मादी वातावरण बना हुआ था, चाहे वो भारतीय मीडिया, इधर से हमें तो शर्म के साथ ये बात कहने की जरूरत पर आन पड़ी है कि पाकिस्तान की मीडिया जिस तरह की हरकत कर रही थी, उसी तरह से हिंदुस्तान की मीडिया, मेनस्ट्रीम की मीडिया हरकत कर रही थी। कहीं कोई गंभीरता दिखाई नहीं दे रहा था, जानबूझ के उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, बिल्कुल झूठ। और ये कौन कर रहा था? देश के लोग, देश की सरकार निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से इसमें हामी भरती हुई दिखाई दे रही थी। तो जिस परिस्थिति में इसे ड्रॉप किया गया, क्या सरकार को साथ देने वाले उन तमाम विपक्षी पार्टियों को यह हक नहीं बनता है कि वो आपसे पूछे एक बार कि आपने सचमुच में कार्रवाई की तो कितने लोग हमारे मारे गए, कितने लोग आपके मारे गए? सेना को आगे आप बार बार कर रहे हैं ताकि कोई सवाल आपसे पूछा जाए और आप तुरंत सेना के ऊपर डाल दें। आप सरकार से सवाल है कि आपने यदि कदम उठाया तो किन परिस्थितियों में? जो ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप मेरा यार कहते हुए दिखाई दे रहे थे, क्या सचमुच में ट्रंप की कोई भूमिका थी? ऐसे कैसे हो गया? जिस जम्मू कश्मीर के बारे में हम कहते थे कि नहीं, ये द्विपक्षीय मामला है, हमको आपस में इसको सुलझाना है, वहां पे ट्रंप साहब चौधरी बन के बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता को इस बात का दुख होता हुआ दिख रहा है, खड़ रहा है कि वो कैसे बीच में कूद गए। तो ये तमाम सवाल तो है ना, विपक्षी पार्टियां कैसे न पूछे। हमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, अभी सेना स्टे मोड पे है, अभी कार्रवाई अभी स्टे मोड पे है, अभी आप पूछिए नहीं। तो फिर तिरंगा यात्रा लेके कहां निकल दी आप जश्न किस चीज का मना रहे हैं? जब कार्रवाई खत्म नहीं हुई, आप सीज फायर करते हैं, उसके 3 घंटे के बाद में पाकिस्तान फिर वही हरकत दोहराना शुरू कर देता है, कल होकर फिर वही हरकत दोहराना शुरू कर देता है। तो ये कौन सी सीज फायर करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब इस बार किसी तरह का आतंकवादी कार्रवाई हम ये मान के चलेंगे कि हमारे लिए युद्ध की स्थिति है। कितनी बार ये कार्रवाई लगातार, इसको कितने इलेक्शन दर इलेक्शन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब इस पे हो रही है विशुद्ध रूप से राजनीति। अब कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब इस राजनीति की दिशा और दशा आप धीरे धीरे तय कर देखेंगे। आप अभी विश्व बिरादरी के यहां डेलीगेशन जाएगा, उसके बाद में हिंदुस्तान के तमाम उन राज्यों में भी लोग पहुंचेंगे और जिला मुख्यालय में जाकर के अपनी बातों को बताने का प्रयास करेंगे जहां जहां चुनाव है।
इनकी कोशिश यही है, इसको ये लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं और वो लंबा खींचने का प्रयास भर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, कैसे आप देखते हैं सब खासकर जो आज कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि सीधा हमला कांग्रेस पार्टी का, और सबसे बड़ी चीज की जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक बहुत बड़ा आरोप कह लें, और बहुत ही खुले तौर पे इस मसले पे अभी तक विपक्ष चुप्पी साधे हुए था, लगातार साथ दे रहा था। अभी भी विपक्ष कह रहा है कि हम साथ हैं आपके, लेकिन कहीं जैसा कह रहे थे अभी संजीव कौशिक जी कि अब खुले तौर पर सियासत चल रही है, खुले तौर पर राजनीति, तो राजनेता तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कैसे देखा जाए? धन्यवाद राजीव जी। कांग्रेस जो सवाल पैदा कर रही है या अन्य विपक्षी दल जो सवाल पैदा कर रहे हैं, अगर तृणमूल कांग्रेस ने इस संसदीय प्रतिनिधिमंडल से अपने सदस्य को वापस ले लिया है तो ये घटनाएं सामान्य तो नहीं है। और क्या सरकार इस पर राजनीति करती हुई नजर नहीं आ रही है आपको? सवाल यहां पे है ऑपरेशन सिंदूर का, और सरकार क्या कर रही है? ऑपरेशन शशि थरूर। प्रश्न यह है कि आप इस विषय की गंभीरता को कितना रहने दिए हैं। अगर राजनीतिक दलों से, मैं किरण रिजिजू साहब का एक बयान मैंने पढ़ा कि नाम नहीं मांगे गए थे। अरे नाम नहीं मांगे गए थे तो फिर उनको बताने की आवश्यकता थी आप? और अगर आप राजनीतिक दलों के सदस्यों को लेते हैं तो आप राजनीतिक दलों से नाम क्यों नहीं मांगेंगे? अपने तरफ से आप किसी जगह पे किसी राजनीतिक दल के सदस्य को कौन होते हैं थोपने वाले? ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। तो ये बात, चूंकि यह इतना गंभीर विषय था, देश के स्वाभिमान का सवाल था, देश की अस्मिता का सवाल है, ये उस सवाल पर तो विपक्ष निश्चित रूप से अपनी बात कहेगा। अगर इतने वर्षों में आपने बताया कि 11 सालों में 129 देशों की यात्राएं की, और शुरू से ही प्रधानमंत्री जी की यात्राओं को लेकर के तमाम तरह के सवाल पैदा होते रहे। जब उनकी पहली यात्रा से ही शुरू हुआ कि आपने समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को ले जाना बंद कर दिया, क्या हासिल हो गया उससे? समाचार पत्रों के प्रतिनिधि जब जाते थे तो ऐसा थोड़ा था कि वो वहां के जो स्थानीय पत्रकार होते थे उनसे उनकी बात होती थी। वह जो उस विजिटिंग कंट्री के राजनीतिक लोग होते थे उनसे वो लोग बात करते थे। वह पूरा का पूरा जो संवाद था वो आपने खत्म कर दिया। लोगों के बीच में जाकर के स्थानीय लोगों से लोग जाकर के जो पत्रकारों की बात होती थी उसको आपने खत्म कर दिया। अपनी यात्राओं में मुझे याद नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की यात्राओं में कितने संसद सदस्य कभी गए हो। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों की यात्राओं में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्षी दलों के सांसद न शामिल होते। कम से कम आधा दर्जन सांसद, 2, 4, 5 दर्जन सांसद जरूर रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने परंपरा भी कितनी चलाई। आप याद कीजिए कि इनकी यात्राओं में विदेश मंत्री कितनी बार स्वयं मौजूद रहे हैं। सुषमा जी आपको कितनी बार दिखाई पड़ी 2014 की सरकार में जब वो विदेश मंत्री थी? तो विदेशी प्रतिनिधियों से बात करते हुए कितनी बार वो दिखाई पड़ी? सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से विदेश नीति को चलाने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से विदेशी संबंधों को चलाने की कोशिश की गई, उस पर सवाल तो खड़े होंगे। और आज अब संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं। संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और आप लोगों को क्यों भेज रहे हैं जो सरकार का पक्ष रखेंगे दुनिया में? तो कौन लोग होने चाहिए? कम से कम उनका स्टेचर कैसा होना चाहिए? जो जाने तो ये कहे तो जाए कि ये देश के प्रतिनिधि हैं, ये भारत से आए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने किसको भेजा था? श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था तो जयप्रकाश जी को भेजा। जयप्रकाश जी किसी भी संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, पूरे जीवन भर नहीं रहे, लेकिन एक दुनिया में एक भारत का चेहरा थे। लोग उनको पहचानते थे कि एक व्यक्ति है जो भारत से आया है, भारत का पक्ष रख रहा है। नरसिम्हा राव जी ने किसको भेजा? अटल बिहारी वाजपेयी जी, विपक्ष के नेता थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के चेहरा थे। उनके बारे में था कि एक सक्षम राजनेता है, केवल राजनीति करने वाले व्यक्तियों में से नहीं है, एक राजनेता है, वो देश के बारे में सोचते हैं। उनको भेजा। अगर आप डेलीगेशन भेज रहे हैं तो आपको कम से कम चयन भी तो इस आधार पे करना होगा ना, जिनकी छवि ऐसी हो, जिनके आप अगर आप संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हुए हैं तो मेरा मानना है कि आपके पास नैतिक बल बहुत होना चाहिए, आपकी काबिलियत बहुत होनी चाहिए,
आप एक जाना माना चेहरा हो, अपने क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति हो, अगर आप खुद ही विवादास्पद हैं, निशिकांत दुबे जी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं, क्या दुनिया के लोग जानते नहीं है क्या कि अपने ही देश के सर्वोच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपकी राय क्या है? और अगर आप बात करेंगे देश दुनिया के सामने तो आपकी क्या छवि बनेगी? रविशंकर प्रसाद जी को यह सरकार अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तैयार नहीं होती है, और दुनिया के स्तर पर आप उनको भेज रहे हैं कि वो दुनिया में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सम्मानित सांसद है, कई बार के सांसद है, मुझे इनकी किसी की विद्वत्ता और इनके संसद सदस्य होने पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका यह है कि ये देश के प्रतिनिधि होके जा रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ अगर वो विदेश मंत्री नहीं है, अगर वो रक्षा मंत्री नहीं है, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं है, अगर वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है, तो मेरा मानना कि जो व्यक्ति हो उसका कम से कम एक नैतिक ताकत हो, उसका एक ऑरा हो, अपनी काबिलियत का, अपनी प्रतिष्ठा का, समाज में अपने योगदान का, अपने क्षेत्र विशेष में अपनी उपलब्धियों का कुछ ना कुछ तो उसके पास होना चाहिए, जिससे दुनिया के लोग आपको सुने और आपकी बातों को तवज्जो दें। दूसरी चीज, आप राजनीति क्यों नहीं बात की जाएगी? आप बताइए कि अगर आप विदेश नीति अपनी कूटनीतिक स्तर पे आप अपने आप को सफल होने देखना चाहते हैं, तो आपको अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं करने चाहिए। इस पूरे जितने देश चयनित किए गए हैं उसमें हमारे पड़ोसी देश कितने हैं? पाकिस्तान का तो चलिए कोई सवाल नहीं पैदा होता, नेपाल कौन जा रहा है, भूटान कौन जा रहा है, मालदीव कौन जा रहा है, श्रीलंका कौन जा रहा है, बांग्लादेश कौन जा रहा है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा राजनेता कहता रहा है कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, पड़ोसी तो जो है सो है, और इन देशों से हमारे अच्छे संबंध रहे। मान लीजिए अभी बांग्लादेश को तो हमने बनाया और जहां हालत ये हो गई, तो जो पड़ोसी देशों के साथ हमारा संवाद कैसे है और कौन करेगा और क्यों नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकताओं में क्यों नहीं है? तीसरा सवाल ये पैदा होगा कि आप शिष्टमंडल भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन देशों में जो देश खुल करके पाकिस्तान के साथ हैं उनमें कौन जा रहा है? तुर्की में हम क्यों नहीं जा रहे हैं? तुर्की में भारत का निवेश कितना है? तुर्की में अभी पिछले जो भूकंप आया था उससे भारत की कितनी तत्परता रही? आखिर ये स्थिति क्यों हो गई? और प्रधानमंत्री जी 129 देशों की यात्राएं कर चुके हैं, कई देशों में कई बार जा चुके हैं। अजरबैजान की एक यात्रा नहीं हुई, अरे तुर्की की एक यात्रा नहीं हुई। मेरे अपनी स्मृतियों में है कि राजीव गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। पिछले 11 सालों से तो ये सरकार चल रही है। तो आखिर तुर्की से जो हमारे इतने संबंध रहे हैं वह उन संबंधों को बेहतर बनाने की कौन सी कोशिश की जा रही है? जो देश खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उनमें हम उनके साथ हमारा संवाद की स्थिति क्या है? अजरबैजान के साथ हम किस तरह का संवाद कर रहे हैं? जो मुस्लिम बहुल देश हैं जो खुल करके पाकिस्तान के साथ आए हुए हैं, उनके साथ हमारा संवाद कैसा है? उनमें कितने लोग, उनमें से कितने देशों के साथ हम जा रहे हैं और संवाद कायम कर रहे हैं? 50 से अधिक देश है जो मुस्लिम बहुल है। 2-4 देशों में जाने से काम तो नहीं चलता ना। अब सवाल इस बात का है कि उनके बीच हम कितने लोगों को जा रहे हैं। और एक चौथी बात यह है कि आप दुनिया में तो अपनी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देश की जनता के साथ आप कोई बात नहीं करेंगे। देश के लोगों के मन में जो सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर यह युद्ध विराम हमने किया, पाकिस्तान के आग्रह पे किया या अमेरिका के हस्तक्षेप से किया, यह जो बादल छाए हुए निर्णय को लेकर के इसको दूर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जो सर्वदलीय बैठकें आप कह सकते हैं कि सर्वदलीय बैठकें हुई, तो उन सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी की भागीदारी क्यों नहीं हुई? क्या नहीं होनी चाहिए थी? आवाम को बताने का एक बेहतर तरीका यह नहीं हो सकता था? और सर्वदलीय बैठकों के साथ साथ जो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो गैर भाजपा शासित हैं, उन मुख्यमंत्रियों से क्या कुछ संवाद नहीं होना चाहिए? टीएमसी का यह निर्णय देश के अंदर जो राजनीतिक असंतोष है उसका परिचायक नहीं है। टीएमसी ने क्यों ऐसा निर्णय ले लिया? क्या टीएमसी देश हित के बारे में नहीं सोचता? जबरदस्त तरीके सोचता है, लेकिन वह जो राजनीतिक पहल है उसमें हिस्सेदार नहीं होना चाहता। तो इस तरह के निर्णय न हो और इस तरह का संदेश लोगों के बीच में दुनिया के पैमाने पर न जाए कि भारतीय के विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया क्या है सरकार के साथ, तो क्या गैर भाजपा जो मुख्यमंत्रियों हैं उनसे बात नहीं होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल। और जो जिन राज्यों में भाजपा सरकारें हैं वहां के विपक्षी दलों से बात नहीं होनी चाहिए थी? कौन सी पहल की गई?
क्या दुनिया ये देखती नहीं है क्या कि अपने देश के नागरिकों के साथ आपका किस तरह का संवाद है और दुनिया में किस तरह की बात करने के लिए आप आए हुए हैं? और ये राजनीति नहीं है तो क्या है? और अगर ये राजनीति है तो निश्चित रूप से जो विपक्षी दल हैं ये सवाल पैदा करेंगे। और इसी क्रम में आप देखिए कि एक तरफ आप दुनिया के पैमाने पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत की बात रखने के लिए शिष्टमंडल भेज रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने माफीनामा दिया है वह उसको माफीनामा के रूप में नहीं माना जा सकता। अपनी गलतियों को स्वीकार करना अगर मगरमच्छ के आंसू बहाना दो अलग चीजें हैं। तो क्या यह टिप्पणी दुनिया के नहीं सुन रही है वो? और ये राज्य सरकार के कामकाज के ऊपर टिप्पणी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो एसआईटी के आईपीएस, पहले तो आईपीएस सदस्य होने चाहिए, वो प्रमोटी आईपीएस नहीं होने चाहिए, एमपी कैडर के नहीं होने चाहिए और एमपी के निवासी नहीं होने चाहिए जी। ये राज्य सरकार के ऊपर सामान्य टिप्पणी है। पूरे कामकाज को लेकर के किस तरह का सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी कर दी? ठीक है, आपकी गिरफ्तारी पे रोक लगा दिया, लेकिन कहा कि पूरे मामले की जो जांच होगी उस पर सर्वोच्च न्यायालय की निगाह रहेगी। एक बयान को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय को इतनी टिप्पणी करनी पड़े और ये सत्तारूढ़ दल उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हो, क्या ये दुनिया के लोग नहीं देख रहे हैं कि किस दौर से भारत गुजर रहा है? जी बिल्कुल। असहमति रखने वाले एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को आप गिरफ्तार कर लेंगे और सेना के बहादुर कर्नल के बारे में टिप्पणी करने वालों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मंत्री सहित कई लोग इस तरह की बात जी। तो ये जो तमाम घटनाक्रम है, अगर आप पूरे घटनाक्रम में देश के सेना के बल पर आप राजनीति करेंगे, सेना के पर कौन सवाल पैदा कर रहा है? सेना के शौर्य को इस देश ने जमाने से लोग देखते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी देखते चले आ रहे हैं। इस देश के किसी नागरिक में, एक सामान्य बच्चे में भी सेना के को लेकर कोई संदेह नहीं है। सामान्य बच्चा भी सेना फौजियों को देखता है तो सलूट मारने लगता है। ये हमारे आपके आंखों के सामने आए दिन घटनाएं होती है। आप अपनी बात कीजिए कि कूटनीतिक स्तर पर आपने क्या किया, वो कौन सी स्थितियां पैदा हो गई कि आपको सीज फायर करना। अगर आप युद्ध में चले गए तो आप एक दूरगामी परिणाम लेकर के सामने क्यों नहीं लोगे, जिसकी आलोचना आप जवाहरलाल नेहरू से करते चले आ रहे हैं। तो कांग्रेस की जो टिप्पणियां हैं वो टिप्पणियां गैर वाजिब नहीं है। अगर आप हर मसले पर भारतीय जनता पार्टी दलीय हित सोचेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्षी दल उस तरह का सवाल उठाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं, और शुरुआत में ही बोल रहा था कि क्या मध्य प्रदेश की हवा में क्या चल रहा है आजकल? बयानबाजियां ऐसी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उसके बाद भी कुछ भी वहां शांत होता हुआ दिखाई नहीं देता। चल क्या रहा है आखिर? और खासकर जो विपक्ष अब मोर्चा खोले हुए है उस पर भी आपकी टिप्पणी। राजीव जी, मध्य प्रदेश के नेताओं के बयानों को लेकर प्रदेश के लोग खुद ही हंस रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ऐसे नेताओं से कहती कि इस्तीफा दे दो तो बीजेपी की इज्जत बढ़ती, लेकिन बीजेपी खुद अपनी ही इज्जत कम करने पे लगी हुई है। बीजेपी के तमाम नेता इवेंट करने में मशरूफ हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक कल इंदौर में राजवाड़ा पे होगी, जिसका तुख क्या है मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता, लेकिन पिकनिक कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के लोग। और मध्य प्रदेश के मंत्री बिल्कुल बेलगाम होकर जो चाहे बोल रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को यहां तक आने की, यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी। जब मंत्री जी ने गलत बयानी की थी तो वे इस्तीफा दे देते या उसे इस्तीफा ले लेते, लेकिन ये इस्तीफेबाजी नहीं होने दी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री का बयान आया, वो भी कोई कम नहीं था कि पूरा देश नतमस्तक है। तो हाल यह है राजीव जी की देश की जनता अपना काम कर रही है, सेना अपना काम कर चुकी है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी और केंद्र की सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। ये बात सबको लग रही है कि आखिर हो क्या रहा है। जो काम कोर्ट कर रही है वो तो पार्टी कर सकती थी और कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आखिर उस मंत्री को, एक मंत्री को कब तक बचाएगी ये सरकार और ये पार्टी, और कितने दिन बचा सकती है? उन्होंने एक सेना के अधिकारी को लेकर जो बयान दिए थे उससे पूरा देश शर्मसार है कि आखिर ऐसी बयानबाजी
एक मंत्री स्तर का अधिकारी एक मंत्री देता है, और एक डिप्टी सीएम बोलता है कि हमारी सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री जी के लिए। अरे भाई, सेना किसके लिए नतमस्तक होती है, कब होती है, ये बातें कहने की जरूरत उन्हें नहीं थी। तो बड़ी पशोपश है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे उठाए वो बड़े तर्कसंगत है। एक तर्कसंगत सवाल ये कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करें और भारत पाकिस्तान के तनाव पर, सीज फायर जैसे मुद्दों पर साफ साफ बातें हो। कांग्रेस भारतीय सेना के साथ खड़ी हुई है, ये बात तो उन्होंने बिल्कुल कही। लेकिन बीजेपी जिस तरह ध्रुवीकरण की राजनीति अपना रही है, रेलवे टिकट तक पे मोदी जी का फोटो दिया जा रहा है, मानो मोदी जी ही बंदूक लेकर सेना लेकर पाकिस्तान की सीमा पर गए थे और उन्होंने ही हवाई जहाज उड़ाए थे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के बंकरों को मोदी जी ने नष्ट किया हो। तो ये हास्यास्पद दौर खत्म होना चाहिए। कांग्रेस की 2-3 बातें और भी रही आज। ऑपरेशन सिंदूर और सरकारी प्रचार पर तो उन्होंने बातें उठी ही, जो आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर भी सवाल उठाया कि औद्योगिक उत्पादनों की स्थिति क्या है, इस पर सरकार बात नहीं कर रही है। आर्थिक नीतियां क्या है, इसकी बात नहीं कर रही है। सरकार की लचर नीतियों से देश की प्रोडक्टिविटी को कितना नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं की जा रही है। जयशंकर जी ने जिस तरह मोरारजी देसाई के पद चिन्हों पर चलकर काम किया, उसमें क्या हुआ, कोई बात नहीं की जा रही है। सोशल मीडिया की पोस्ट पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस पर सरकार की तरफ से कोई बात नहीं हुई। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस ने बहुत सही तरीके से, सही मंच पर देश की जनता को संदेश दिया कि हम इन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं और हमारी सरकार इन मुद्दों पर बात करना नहीं चाहती। और तो और मध्य प्रदेश के मुद्दे पर भी बात हुई, मध्य प्रदेश के मंत्री का जिक्र भी किया गया और कांग्रेस ने याद दिलाया कि देश किस मोड़ पर है और किन लोगों के हाथ में है। राजीव जी जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। ज़रा अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे, और खासकर कांग्रेस का हमला जो है उसको क्या और इसको रिफाइन होते हुए आप देखते हैं आने वाले समय में? दूसरी तरफ टीएमसी ने अपने एक प्रतिनिधि को जो बिना टीएमसी से सलाह मशविरा के, और उसको वापस ले लिया है टीएमसी ने। आप जान ही रहे हैं नाम, और उनका जिक्र आया था अभी चर्चा में। देखिए राजीव जी, आज के दोनों घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर, खासतौर से मोदी जी के ऊपर और एस जयशंकर के ऊपर, और यहाँ तक कह दिया कि ये गद्दारी है, देश के साथ विश्वासघात है और महापाप है। तो ये बहुत तगड़ा प्रहार है। और अगर कोई शर्मदार सरकार होगी राजीव जी, और शर्म वाला प्रधानमंत्री होगा, तो निश्चित तौर पर इस पर जवाब जरूर देगा और अपना बचाव करेगा। लेकिन अभी तक राजीव जी कांग्रेस के सवालों पर ना तो सरकार की तरफ से कोई बचाव की बात आई है, ना जयशंकर जी का मुंह खुल पाया है, और ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जो है वाचा गया है। और प्रधानमंत्री अब जब कहीं बोलेंगे भी तो जो गंदगी फैलाते हैं, मुझे लगता है वही गंदगी फैलाएंगे प्रधानमंत्री, सवालों के जवाब प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होंगे। लेकिन ये जो सवाल पूछे गए राजीव जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और जयशंकर जी ने जिस तरीके से कहा कि साहब हमने पहले ही सूचित कर दिया था, इसको लेकर राजीव जी पाकिस्तान में तो मजाक हो ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो चलिए मजाक उड़ा रहा है, वहां तो मजाक उड़ा रहा है, लेकिन गंभीर सवाल तो यहाँ पैदा होते हैं देश के अंदर कि क्या सेना के साथ विश्वासघात हुआ है? सेना अपना काम जो करने जा रही थी उससे पहले ही सूचना वहां पहुंच गई, क्योंकि जयशंकर साहब कह रहे हैं कि पहले बता दिया गया था। सेना ने नहीं कहा पहले बता दिया गया था, सेना ने तो अपना ऑपरेशन करने के बाद देश को सूचना दी और ये कहा कि हमने बहुत संयम के साथ लक्ष्य चुने और लक्ष्य चुनकर हमने काम किया है। हमने पाकिस्तान के ना सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, ना नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। हमने केवल वहां किया जहां पे आतंकवादी थे, जो आतंकवादी होते थे। सेना ने तो बाद में कार्रवाई करने के बाद बात कही है, तो पहले बात किसने बता दी पाकिस्तान को? और आगे ये सवाल उठाए, जैसा राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाई जो 2 जहाज गिरा दिए गए, जो कहा जा रहा है 2 गिरे, कितने गिरे, सरकार बताए कितने गिरे कितने नहीं गिरे। लेकिन अगर गिरे हैं तो क्या उसके पीछे ये जयशंकर जी का बयान जो है वो काम कर रहा है? पहली सूचना मिल गई थी पाकिस्तान को। और पवन खेड़ा ने ये पूछा कि क्या जो बता दिया जयशंकर जी ने पहले से ही, इसके बाद ही जो है ये हुआ कि वहां से मसूद अजहर और हाफिज सईद जो है वो अपना ठिकाना छोड़कर चले गए और बच गए, वो जो कि सीधा उनको निपटा सकती थी। तो ये किसने किया राजीव जी? तो ये तो सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे। और इसके बाद राजीव जी अगर सवाल ये
वाजिब नहीं है कांग्रेस के, तो एस जयशंकर को खुद सामने आकर के सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने नहीं कहा था ये। लेकिन एस जयशंकर को राजीव जी साफ तौर पर सुना जा सकता है कि वो बहुत ठहर ठहर कर, बहुत सोच समझ कर बोलते हुए पाए जाते हैं कि उन्होंने मतलब कि पहले बता दिया गया था पाकिस्तान को कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कहीं भावावेश में बात निकल गई हो, स्लिप ऑफ टंग हो, वो कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो कोई स्लिप ऑफ टंग है या भावावेश होने की बात है, या वो कहना कुछ चाहते हो कह कुछ और रहे हैं। वो जो भी कह रहे हैं पूरे होशो हवास में और बहुत संजीदगी के साथ कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एस जयशंकर। तो इस पर तो राजीव जी अब सरकार को अपनी बात रखनी पड़ेगी कि एस जयशंकर ने क्या किया है। अगर किया है एस जयशंकर ने तो सरकार उन पर कार्रवाई करे, और नहीं किया है तो मोदी जी आकर देश के सामने कहें कि भाई एस जयशंकर ने ऐसा नहीं किया था, गलत बात थी, तो मोदी जी आए सामने पर सवाल को जवाब दें। लेकिन ऐसा नहीं आया। दूसरा राजीव जी जो आज तृणमूल कांग्रेस ने किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभिषेक बनर्जी ने आज साफ तौर पे कहा कि भाई आप कमेटी बनाते हैं कोई भी, तो कमेटी बनाना आपका काम है, सरकार का काम है, कमेटी बनाए सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, बाहर जाना चाहिए। लेकिन कमेटी में जो नाम होंगे वो सरकार तय नहीं करेगी, वो पार्टी तय करेगी। और कहा कि मुझे आज एक संसदीय समिति की बैठक में जाना है, मैं जा रहा हूँ उसमें, तो लेकिन उसमें सरकार ने मेरा नाम तय नहीं किया, उसमें कमेटी में मैं हूँ, तो वो नाम मेरी पार्टी ने तय किया है, तो पार्टी ही तय करेगी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और यही राजीव जी अभी तक 78 सालों में होता है कि पार्टियां ही नाम तय करती हैं कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। फिर ये भी सवाल उठ सकता है कि यूसुफ पठान को अगर आप भेज रहे हैं तो सब महुआ मोइत्रा क्यों नहीं जा सकती हैं? अगर ऐसा ही है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सौगत राय क्यों नहीं जा सकते हैं, कल्याण बनर्जी क्यों नहीं जा सकते। अगर आपको ये बताना है कि सर ये भारत का पक्ष जाकर रखना है, तो क्या यूसुफ पठान जो है वो महुआ मोइत्रा और सौगत राय या कल्याण बनर्जी या डेरेक ओब्रायन से ज्यादा जो है विदेश नीति की समझ रखते हैं? आपने उनका नाम शामिल किया है। तो इस तरह से राजीव जी ये कमेटी जो बनाई गई, जो भेजा जा रहा है, इसके पीछे शुद्ध और शुद्ध राजनीति है। भारत का पक्ष रखने का कोई जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने इतनी अंदरूनी राजनीति कर दी। अगर आपकी मंशा भी हो कि आप जाकर दूसरी दुनिया को समझाएं, तब भी अब देश में कम से कम लोग जो स्वीकार नहीं करेंगे कि आप जो है वो देश की सुरक्षा के हिसाब से कमेटियां बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप अंदरूनी तौर पर राजनीति कर रहे हैं। तो जब आप अंदरूनी राजनीति कर रहे हैं तो आप बाहर जाकर क्या करेंगे, उसका क्या परिणाम आएगा, ये तो आने वाला राजनीति से बताएगा। लेकिन देश जो है वो कम से कम ये भरोसा करने को तैयार नहीं है कि ये अंदरूनी राजनीति नहीं है। जी, ये अंदरूनी राजनीति नहीं है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, उनके ट्वीट को जरा एक बार और स्क्रीन पर ले आइए, और उस ट्वीट पर चर्चा ज़रूरी है थोड़ा। प्रशांत जी, आपके पास आता हूँ। राहुल गांधी अपने ट्वीट में जो आज लिख रहे हैं, दूसरा ट्वीट है वो, राहुल गांधी लिख रहे हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी न केवल खुलासा करती है बल्कि निंदनीय भी है। मैं फिर पूछता हूँ, पाकिस्तान को पहले से जानकारी होने के कारण हमने कितने भारतीय विमान खोए? ये कोई चूक नहीं थी, ये अपराध था। देश को सच जानने का हक है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को सच जानने का हक है, और पाकिस्तान को अगर पहले से जानकारी थी तो उस कारण हमने कितने भारतीय विमान खोए हैं। एक बड़ा आरोप और बड़ी बात यहाँ कहते हुए, हालांकि उसके बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी के नेता और बीजेपी को चाहने वाले लोग तो हमको आपको भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कई लोग लिखते भी हैं कमेंट बॉक्स में कि आप जैसे देश के गद्दार यहाँ रहेंगे तो हमको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रशांत जी, तो पाकिस्तान एक अंदर ही बसा हुआ है हम जैसे गद्दारों के कारण। अर्बन नक्सल, गद्दार, और ऐसे, आज तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि अब यही चल रहा है इसलिए कर रहा हूँ। हालांकि बहुत दिल पे पत्थर रख के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे ही कह रहे हैं। अब यहाँ राहुल गांधी क्या पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? अगर पूछ रहे हैं तो सवाल तो उठेगा। और प्रशांत जी, ये अगर अखबारों में खबर छपती है कि भारत के कुछ विमान पाकिस्तान ने गिराए, तो दो बात है, नहीं गिराए तो साफ साफ कह दीजिए नहीं गिराए आधिकारिक तौर पर। राहुल गांधी एक नहीं दूसरी बार पूछ रहे हैं, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और पूरा सब कुछ ले आइए, जरूरत हो तो सेना के तीनों सेना के अधिकारियों को बैठा दीजिए, फिर से कुछ तो होना चाहिए ना। कहता हूं कि राजीव जी की हो सकता है कि बहुत सारी बातें आप रणनीतिक कारणों से पब्लिक फोरम पे नहीं कहना चाहते, मत कहें। ठीक है जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला ना करें, लेकिन कोई एक जांच आयोग तो बैठाएं
करगिल का युद्ध हुआ तो यही जयशंकर के पिताजी का कमीशन बना था ना, उन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पर सुब्रमण्यम कमीशन बना था, याद होगा आपको। जयशंकर जी के पिताजी थे वो, एस जयशंकर के। तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पे सीडीएस की पोस्ट बनी है, उसी कमेटी की रिपोर्ट पे। तो सवाल ये है कि अगर आप कोई जांच तो बैठाएं। इशारों में तो सेना के प्रवक्ताओं ने भी मान लिया कि युद्ध में नुकसान होता है रिसोर्सेस का। ये उन्होंने एक सवाल के जवाब में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि युद्ध में ऐसी स्थिति में नुकसान होता है, नुकसान हुआ होगा। अब विदेशी अखबारों में खबरें छप रही हैं और राफेल के बारे में खबरें छप रही हैं। अच्छा, राफेल का अगर 10% शेयर गिर रहा है, राफेल बनाने वाली कंपनी का दसॉ का, तो 10% शेयर और लगातार कई सेशन में गिर रहा है, तो केवल अफवाहों पे तो गिर नहीं रहा। यूरोपियन स्टॉक मार्केट में अगर दसॉ का शेयर गिरा है और कई दिन तक लगातार गिरा है, तो केवल अफवाहों पे तो हुआ नहीं है, कुछ तो बात है जी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए राजीव जी, ये एस जयशंकर करियर डिप्लोमेट है, लंबा इनका सफर है डिप्लोमेसी में, जिसकी ट्रेनिंग होती है कि शब्दों को नाप तोल के बोलना है जी। आप जेएसएक्सपी जो प्रवक्ता होता है, जिसको हम लोग जेएसएक्सपी कहते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी एक्सटर्नल पब्लिसिटी, जो जायसवाल साहब है आजकल, उससे आप कुछ निकलवा के दिखा दें अपनी मर्जी का। हमने कई बार कोशिश की है। हमारे समय जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो पवन वर्मा थे जीएसएसपी, जो कि थोड़ा हिंदी बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे, थोड़ा मीडिया फ्रेंडली भी थे। लेकिन आप उनसे एक शब्द निकलवा लें गलत गलत, उनकी ट्रेनिंग होती है। और एस जयशंकर कई देशों के राजदूत रहे हैं, चीन और अमेरिका जैसे देशों के राजदूत रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग है जिम्मेदारी के साथ बोलना, तो उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बोला। अब सवाल यह कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। उस वीडियो को आप बार बार देख रहे हैं, क्या वो ऐसी चीज है कि कोई उनके मुंह से निकल गई, जो अमरेंद्र जी कह रहे थे? क्या ऐसी चीज है कि वो नहीं बोलना चाह रहे थे और कुछ और बोलना चाह रहे थे और कुछ और बोल गए? विदेश सेवा के व्यक्ति के साथ ये संभव ही नहीं है। जिसने 30 साल वहां बिताए हैं उसके साथ ये संभव ही नहीं है। तो यानी ये बोला, और ये बोला तो ये हुआ भी, और ये हुआ तो उसका हमने खामियाजा भी देखा। अब सवाल ये उठता है कि उनको ये बोलने के लिए कहा किसने था? कुछ कहीं बात हुई होगी ना। जब डोनाल्ड ट्रंप इतनी डिटेल बातें बता रहा है कि किसने किसको फोन किया, कब फोन आया, डीजीएमओस कैसे मिले, कैसे बात हुई, और फिर ये हुआ, हम 2 दिन से लगातार फोन पे थे, ये तो ट्रंप कह रहा है ना। और ट्रंप की बातों को आप दोहरा रहे हैं जी, अलग अलग समय में। वो 5:35 पे, 5:33 पे ट्वीट करता है, 5:55 पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है विक्रम मिश्री साहब की। तो ये गंभीर सवाल है इस देश के सरकारी निजाम के ऊपर कि आप क्या कर रहे थे। इतना गंभीर विषय जहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो या तो जयशंकर जी आके बयान दें कि भाई मेरे मुंह से गलती से निकल गया वो जी। लेकिन वो पाकिस्तान की भाषा क्या है इसमें? देखिए, ये स्पिन से अब काम नहीं चलता है, इतना ज्यादा हो चुका। 5 दिन तक रोज आप सूत्रों के हवाले से ट्रंप से लड़ रहे थे। ट्रंप दुनिया में जहां भी जा रहा है वो एक ही बात कर रहा है कि हमने बॉल रुकवा दी। आप कह रहे सूत्र ये कह रहे हैं, आप आके प्रधानमंत्री कहे ना कि ट्रंप गलत बोल रहा है। जी।
तो सवाल ये कि इसको इतना ज्यादा हल्केपन से किया जा रहा है, और कारण क्या है उसका? कारण सिर्फ एक है, ये जो 24/7 चुनाव लड़ने की जो एक ललक है कि हर चीज पॉलिटिकल है, हर चीज चुनाव में है। अगर आप इतने बड़े सवाल को, आतंकवादी हमले का जवाब को लेकर और उसके बाद कूटनीति को आप बिहार में चुनाव जीतने के आईने से देखेंगे तो आप रोज गलतियां करेंगे और रोज कांग्रेस को मौके देंगे आप। अब देश की जनता में सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने देख लिया कि ये 125 बार जो है विदेश की यात्राएं की हैं, कपड़े बदले हैं, केवल वहां पे ढोल नगाड़े बजाए, एनआरआई को इकट्ठा करके, डिप्लोमेसी नहीं हुई है। ये देश की जनता देख रही, बात कर रही है। तो इस पे अब गंभीर मतलब सरकार को, मतलब ये मेरा सुझाव ये होगा कि आप इसको बिहार के चुनाव के लेंस से देखना बंद कर दें। बिहार का चुनाव बहुत दूर है अभी आप कल परसों नरसों आपको विश्व समुदाय को अपने साथ खड़ा करना है। विश्व समुदाय को अपने साथ खड़ा करेंगे, बिहार की जनता भी शायद आ जाएगी आपके पास। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सियासत की बात कर रहे हैं आप, और सियासत की बात ही संजीव कौशिक जी आखिर में आप कर रहे थे उस पहले अपने वक्तव्य में। जरा संजीव जी हैं हमारे साथ? जी संजीव जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ये सियासत कहां तक, कितनी दूर तक ऑपरेशन सिंदूर की जा चुकी है बीजेपी के हिसाब से देखा जाए। नरेंद्र मोदी जी जो सोते जागते उठते बैठते 24/7 कह रहे हैं प्रशांत जी, वो यही सोचते हैं, कहां तक ले जा चुके हैं वो? प्रशांत जी राय दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी राय देती कब किससे है? भारतीय जनता पार्टी तो अपने राजनीति करने की जो शैली है उसी में पड़ी रहती है, और ताजुब कुछ नहीं है इसमें, कोई ताजुब नहीं है। न विजय शाह के स्टेटमेंट में ताजुब है, न जयशंकर साहब के स्टेटमेंट में ताजुब है। विजय शाह तो वही कह रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे। विजय शाह वही कह रहे हैं जो देश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी कहते थे। जो 80% जब बड़े बड़े ओहदों पर बैठा हुआ आदमी भारतीय जनता पार्टी में 80% 20-25 कहे, कब्रिस्तान की बात कहे, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड की चर्चा करे, वो जर्सी गाय कहे किसी पार्टी के मुखिया को, किसी विपक्षी पार्टी के नेता को कुशासन का शाहजादा कहे, किसी को शाहजादा कहे, तो ये तमाम बदजुबानी तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में रची बसी है। उसमें जो जितना बड़ा लंपट होगा उतनी ही तरजीह मिलेगी, ये तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं। रही बात की भारतीय जनता पार्टी की जो मूल शैली है ध्रुवीकरण की, वो कुल मिलाकर वहीं पे वो पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जो धार्मिक ध्रुवीकरण सबसे मजबूत राजनीति करने की जो शैली है, या उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है, उसे जब कभी भी वो अपने रास्ते से डगमग होती हुई दिखती है, वो इस तरह के सबूत पे छोड़ती है और वहां वो पहुंच जाती है। उसी की शैली दिल में तो यही बसा है ना। विजय शाह ने कोई नई बात तो कही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लाइन कही उन्होंने, वो तो दिल में यही बसा हुआ है। बच्चे जानते हैं। पूरी फौज 10 साल में जो तैयार हुई सोशल मीडिया पर इसी आधार पर तैयार हुई है, नफरत की राजनीति के आधार पर ही तैयार हुई है वो। अब वो लाख कुछ भी कह ले, वो विदेश जब इस तरह की बातों को रखने के लिए सेना की तरफ से जब 2 महिलाओं को रखने की बात है, तो बड़ा चयनात्मक ढंग से ये सेना चूंकि हाथ में है, तो उसने चयनात्मक ढंग से चुन लिया और दोनों लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच का लेवल आप समझ सकते हैं कि वो समझते हैं कि मेजर कुरैशी किसी अभियान को लीड कर रही थी, ठुकवा दिया हमने, मरवा दिया हमने। उनको पता ही नहीं है कि वो आकर के केवल सूचनाएं साझा कर रही हैं, और वो हिंदुस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के लोगों को ये बता रहे हैं कि उन्हीं की बहन से उन आतंकवादियों की बहन तो छोड़ दीजिए, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि ये किसी भी अभियान में शामिल नहीं थी, उनसे जाकर ठुकवा दिया हमने। ये लेवल है उनके सोच का, समझ का, जानकारी की। तो तरस आती है इस तरह के स्टेटमेंट लेने के बाद में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने उन मंसूबों में कामयाब तो हो ही जाती है। चर्चा तो चलती ही है, भले हम और आप इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बेहद शर्मनाक स्थिति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के लिए बहुत बेहतर स्थिति है ये। इस पर चर्चा हो, अभी भी वही स्थिति कहीं से कहीं किसी कोने से चर्चा चली जाए,
आप उत्तर प्रदेश में आप निकाल के देख लीजिए कि वहां पे फिर किस तरह से कब्रिस्तान पे या फिर बाकी चीजों पे योगी जी ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो बाहर से जब कभी भी होता क्या है कि हम जब कभी भी कोई मर्द जो है बाहर से उसका मूड ऑफ होता है, किसी से बात सुन के आता है या कमजोर महसूस करके आता है, तो घर में बीवी को किसी बहाने डांटता है वो, और उसी पे वो अपने सारे गुस्से को निकाल लेता है। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पुनः उसी रास्ते पे है कि कैसे ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ा जाए, और कैसे, चूंकि माहौल देश में बहुत खराब था, उस माहौल को शांत करते हुए, लेकिन मूल स्वभाव से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। मूल स्वभाव उसका वही है, चरित्र वही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र के हिसाब से ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ताना बाना वो बुन रही है, राजनीति नस नस में है। जिस भारतीय जनता पार्टी, कोई शब्द भारतीय जनता पार्टी के लोग, फिर ऊपर के लोग हो या नीचे के लोग हो, शब्दों का चयन बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं, उसके कुछ ना कुछ निहितार्थ होते हैं। वो ऐसे ही मंगलसूत्र की बात करते हैं यदि, या फिर वो छीन लेंगे, ले जाएंगे, तमाम तरह की बात। पिछले इलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, सब सोच समझ के कर रहे थे। वो ऐसा थोड़ी ना था कि जीप फिसल रहा था उनका, उस सबके निहितार्थ वो समझ रहे थे कि उसके निहितार्थ क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत एक तरह से पीछे 71 की लड़ाई के बाद में 72 में जो शिमला समझौता हुआ और हिंदुस्तान का जो ऊपर हिंदुस्तान दिखाई दे रहा था, उसको मटिया मेट होते हुए देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश थी कि कैसे उसको कंट्रोल कर लिया जाए जो डैमेज हुआ है। और उस कंट्रोल को करने के बाद, क्योंकि राजनीति करनी है आपको, राजनीति की शैली वही है। आप आर्थिक मुद्दे पर राजनीति नहीं कर सकते, आप विदेशी मुद्दे पर राजनीति नहीं कर सकते, आप घूम फिर के आएंगे वही मुद्दा जो आपके साथ है। तो उसी मुद्दे पर वो राजनीति करने का प्रयास कर रही है और इसको खींचने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से तशस्सुर करके लगातार, अब चूंकि ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब विशुद्ध रूप से राजनीति पे उतर गई है, तो कांग्रेस पार्टी उस राजनीति के पोल खोल के लिए कितने मजबूती के साथ सवाल खड़ा करती है, और उस सवालों को लेकर के वो जमीन तक जाती है और कैसे लोगों के जेल में ये बात बैठा देती है या वो बताने का प्रयास करती है। ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती रहेगा आने वाले दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी के इस नियत को वो बता पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां से कितना, अगर कहें तो आज तो स्टार्ट कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोरारजी देसाई से लेकर तमाम यहाँ नरेंद्र मोदी तक जो बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है पाकिस्तान के संदर्भ में, उसको कैसे देखा जाए सुनील शुक्ला जी? और यहाँ पर स्टार्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या उधर से भी सियासी हमला है या कुछ और है? जो कांग्रेस ने जो बातें कही हैं उसको आप केवल सियासी कह करके खारिज नहीं कर सकते। जयशंकर जी के विदेश मंत्री के ऊपर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, क्या उस सवाल का जवाब नहीं मिलना चाहिए? इसको केवल इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि ये इसमें केवल सियासत हो रही है। विपक्षी दल सरकार की ओर से देशहित में अगर कोई लापरवाही हुई है, अगर उसको लगता है कि लापरवाही है, तो उसका उल्लेख नहीं करेगा। किस बात का विपक्षी दल है वो? क्यों ये कहा जाए कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो केवल सियासी लालच से उठा रही है? अगर वो सवाल न उठाती तो मुझे लगता है कि सवाल पैदा होने चाहिए थे कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रहे। आखिर विपक्ष पर ढेर सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, सियासत तो होती ना। ये पूछा जा रहा है कि आखिर विपक्ष में इस पूरे घटनाक्रम में, पहलगांव के घटनाक्रम में सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है? लोग, ढेर सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं जी। किसी विपक्षी दल ने नहीं कहा, किसी ने मांग नहीं की, कोई नहीं कर रहा है कि जो विदेश मंत्री का यह बयान है पाकिस्तान को लेकर के, उससे पाकिस्तान वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई विपक्षी दल ने नहीं, मुझको तो नहीं सुनाई पड़ा कम से कम। ये भी सवाल पूछने वाले लोग हैं। लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा देश सरकार के साथ था, सरकार के साथ है, उन्होंने कहा कि इस मसले पर जो आप निर्णय लेंगे वो विपक्षी दल आपके साथ है जी। जब वो विपक्षी दल कह रहे थे कि हम सरकार के साथ है तो सियासत नहीं थी। आज जब आपकी कमियों पर सवाल पैदा करें तो सियासत हो गई।
शायद लाइट चली गई है या डिस्कनेक्ट हो गए हैं सुनील शुक्ला जी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ खड़े कर रहे थे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ज़रा कांग्रेस का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर आपकी भी प्रतिक्रिया, और राहुल गांधी जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी को बीजेपी घेर रही है, कह रही है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वैसे ही आप देख लीजिए, गौरव गोगोई को तो सीधे सीधे हिमंता विश्व शर्मा ने कह दिया कि वो तो ISI से ट्रेनिंग लेके आए थे। तो ये कहना और सीधे पाकिस्तान के साथ विपक्षी दलों के ऐसे नेताओं को जोड़ना, इसको कैसे देखा जाए? वो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, वो अच्छी कॉमेडी करते हैं राजनीति में। उनकी सारी बातें मजाक के तौर पर ही ली जा सकती, किसी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत मुझे नहीं लगती। इतनी गैर गंभीर बातें वो करते हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं जिसपे शायद कोई विदूषक भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा भी खासम खास बने हुए हैं, मोदी जी के खासम खास बने हुए हैं। वो पिछले कई वर्षों से पूरे पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्री बने हुए, एक राज्य के नहीं। तो ये बीजेपी की अपनी शैली है। जयशंकर जी के बारे में और मोरारजी देसाई के संदर्भ में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, वो कैसे देश बातें बताई जा रही है। ये तय, जब राहुल गांधी ने इस तरह के ट्वीट किए और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कांग्रेस को पता है कि इसको बीजेपी किस तरह से जनता के बीच लेकर जाएगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ये रिस्क ली है, इस आरोप के बाद भी, कि बीजेपी इसे इस तरह ले जाएगी, क्योंकि बीजेपी की आदत है। सवाल यह है कि जो बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, देश में लोगों को जागरूक करे कि देखिए हमने कितना बड़ा काम किया, वो कांग्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वोट लाने वाली, सबसे ज्यादा कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक हर जगह है। उस पार्टी के सवालों को कैसे नजरअंदाज कर रही है बीजेपी? ये बात समझ से परे है। एक और बात, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरह विजय शाह की माफी को नहीं माना, नकार दिया, और यह साफ साफ शब्दों में कहा कि यह मगरमच्छ के आंसू है, यह माफी इसलिए मांगी गई है कि वो सजा से बच जाएं, लेकिन वो सजा से बचेंगे नहीं। तो इतने तीखे शब्द सुनने के बाद भी मंत्री में अगर शर्म होती तो वो इस्तीफा दे देते। सवाल ये बात भी उठ रही कि क्या मंत्री में इतनी हिम्मत है कि इस्तीफा न दे? क्या विजय शाह को इस्तीफे से रोका जा रहा है? ये सवाल भी है। बीजेपी का आला कमान कह रहा है कि नहीं इस्तीफा मत देना, क्योंकि इस्तीफा दे दोगे तो कांग्रेस कहेगी देखिए हमने मांग की थी कि विजय शाह इस्तीफा दो, विजय शाह ने इस्तीफा दे दिया, तो इसमें कांग्रेस लीड ले जाए। यानी सेना की अधिकारी के बारे में बदजुबानी करने वाले अफसर के खिलाफ जो मंत्री बोल रहा है, बदजुबानी करने वाले नेता के पक्ष में बीजेपी का आला कमान खड़ा हुआ है। इससे बढ़कर शर्मनाक बात कोई होगी नहीं। और अतीत में ऐसा कभी हुआ हो मुझे नहीं पता कि बीजेपी इतनी बेशर्मी से अपने नेताओं के पक्ष में खड़ी है। इस कदर बेशर्मी। और एक बात मुझे समझ में ये अभी तक आई है बीजेपी की स्टाइल से, कि बीजेपी जो कुछ करती है डंके की चोट पे कर। भाई हमें कोई भ्रष्ट कहे तो कहे हम तो ऐसे ही हैं, हम तो चंदा लेंगे चाहे कोई कैसे भी कुछ भी कहे, हम तो हर जिले में अपना भव्य कार्यालय बनाएंगे चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारे नेता कितनी भी बदजुबानी करें पर वो हमारे नेता हैं, हम उन्हें नहीं हटाएंगे चाहे विपक्ष कुछ भी करे। तो बीजेपी की ये कार्यशैली बन गई है और ये देश की राजनीति को पतन के जिस गर्त पे ले जा रही है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप अतीत की कल्पना कीजिए कि कितनी गरिमा होती थी। एक जरा से इशारे पर मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उन्होंने केवल सूट बदले थे, दिन भर में 4 सूट बदले थे एक आतंकी घटना के बाद, और अलग अलग जगहों पर वो दिखे गए। मीडिया ने उनकी तस्वीरें छापी, दिखाई कि देखिए सुबह ये सूट पहने थे, शाम को ये सूट पहने थे, दोपहर को ये सूट, और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। यानी जरा सी विपक्ष की बात को गंभीरता से लिया गया। लेकिन इस सरकार में इतनी गरिमा नहीं बची है कि विपक्ष की बातों को भी गंभीरता से ले। देश क्या कह रहा है इसकी भी उसे परवाह नहीं है, दुनिया क्या कह रही है इसकी भी परवाह नहीं है। केवल राजनीति और 24 घंटे राजनीति के अलावा कोई काम नहीं।
लेकिन मुझे लगता है कि इस राजनीति से देश का पतन तो हो ही रहा है, बीजेपी खुद भी पतन की गर्त में जा रही है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी पतन के गर्त में जा रही है और देश में सियासत किस दिशा में जा रही है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में बहुत सारी बातें। सुनील शुक्ला जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अचानक आपका वीडियो डाउन हो गया था, जरा बात पूरी कीजिए अपनी। वो दरअसल बिजली चली गई थी और नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी 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 तकनीक के शिकार हो गए वो। जी। तो जो राजनीति की बात हो रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी सियासत नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? आप अगर सियासत नहीं, एक प्रश्न का जवाब मैं चाहूंगा कि आखिर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं शामिल हो? इसका क्या मैसेज है? क्यों, कौन सी मैसेज देना चाहते हैं? क्या इससे देश को संदेश चला जाएगा? सामान्य तौर पर भेजा ना कि विपक्षी दलों की कोई गिनती नहीं है आपके सामने। और आप आगे बढ़ के देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आरोप है, जयशंकर के ऊपर, क्या इन आरोपों को पीआईबी के एक खंडन के द्वारा पर्याप्त मान लिया जाना चाहिए? ये सामान्य आरोप है। विपक्ष के नेता ने जो सवाल पैदा किया, केवल एक जो राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, उसी श्रेणी का आरोप है। ये देश के हित का सवाल है, ये देश की संप्रभुता और अखंडता का सवाल है। और केवल पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि नहीं नहीं साहब, जो बात कही जा रही है वो सच नहीं है, पर मान लिया जाएगा? इसको मान लिया जाना चाहिए। उसमें क्या स्वयं विदेश मंत्री को आकर के नहीं पूरी बात रखनी चाहिए कि जो बातें कही जा रही हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है? लेकिन प्रेस के साथ एक दूरी बनाए रखने के लिए की प्रवृत्ति है, एक कार्य संस्कृति पैदा कर लिया है सरकार ने। सरकार की तरफ से आकर के ये बात नहीं करनी चाहिए। केवल आप प्रवक्ताओं के माध्यम से, प्रवक्ता भी सामने बैठ करके नहीं, एक रिलीज जारी करके उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया जी। तो क्या यह बात राहुल गांधी को नहीं उठाना चाहिए? और राहुल गांधी के द्वारा ये उठाई जा रही बात राजनीति है। जो भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की, सच्चरित्र की, पारदर्शिता की, तमाम गुणों की राजनीति की बात करती रही है, पारदर्शी राजनीति की बात करती रही है, वह आज उसको नैतिकता नहीं समझ में आ रही है कि उनके मंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उन पर कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केवल इसी बिना पर तो आप निर्णय नहीं ले रहे होंगे कि अगर विजय शाह साहब के इस्तीफा देने के बाद अगर इस्तीफा के लिए बाध्य किया गया तो हो सकता है कि आदिवासी मतदाताओं में इसका विपरीत असर पड़े। हालांकि मैं नहीं मानता कि इस तरह के बयान देकर के आप उस समाज के लोगों को के मन में भी कोई प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं दिलवा रहे हैं इस्तीफा तो क्यों? कारण इसका क्या है? क्या यह जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है वो गलत है? पार्टी कहते गलत है, हम नहीं मानते किसी आरोप को, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। और अगर ये आरोप सही है तो इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? केवल यही तो दो चीजें कि ये परसेप्शन बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ये आरोप है, और दूसरा ये कि आदिवासी सब वर्ग के बीच में जिसके वो नेता माने जाते हैं शाह साहब, उस पर कहीं विपरीत असर न पड़ जाए। 50 के लगभग अधिक सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ पे आदिवासी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, इस कारण से उसका असर न पड़ जाए। यही तो हो सकता है, और कौन सी वजह हो जाएगी? बिल्कुल। राजनीति कौन कर रहा है? दलीय राजनीति से बाहर निकलने के लिए कौन नहीं तैयार है? स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी। विपक्षी दलों ने तो जो कांग्रेस के साथ खड़े होने की ताकत दिखाई, वो तो दलीय राजनीति नहीं कर रहे थे। कोई भी इस देश के किसी भी युद्ध का नाम ले लीजिए आप, जिसमें सब तत्कालीन जनसंघ और आज के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के साथ इस तरह की दृढ़ता के साथ खड़े होने का साहस दिखाया हो। 1948 से भारतीय जनसंघ का क्या रोल रहा आप जान लीजिए, इतिहास में दर्ज है वो। 66 में जब ताशकंद समझौता हुआ, 1965 की लड़ाई के संदर्भ में भारतीय जनसंघ ने किस तरह के हल्ला किया, किस तरह के आरोप लगाए, आप पढ़ लीजिए। 1971 की लड़ाई में अटल बिहारी वाजपेयी जी का लोकसभा में दिया हुआ इस्तीफा पढ़ लीजिए, कार्रवाई में दर्ज है किस तरह उन्होंने सरकार का विरोध किया था। जी जी सुनिए। 1948 के सीज फायर का विरोध अभी आज के गृह मंत्री ने लोकसभा में किया, सबके सामने है वो। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो राजनीति अपनी दलीय राजनीति कर रहे थे उसे भी कर रही थी, और आज जब विपक्ष आरोप लगा रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो देश हित में नहीं है और देशद्रोह है, और हर राजनीतिक दल अपने दलीय हितों की बात कर रहा है। दलीय हितों की बातों से नहीं उठ निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं। आज ये स्थिति बन गई है जी। और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उन सवालों का जवाब सरकार को शालीनता पूर्वक देना चाहिए। प्रशांत जी कह रहे थे कि
विदेशों में डेलीगेशन जाएगा और वहां के पत्रकार पूछेंगे। अरे आज तक किसी पत्रकार को पूछने दिया गया है? यह शैली ही नहीं पैदा होने दी भारतीय जनता पार्टी ने। किसी नेता से कोई सवाल नहीं कर सकता, कहीं आ जाइए। और अगर सवाल पैदा, अगर ये पत्रकारों से पूछने की इतनी आजादी अगर आप विदेश में देने के लिए तैयार हैं तो पहले अपने देश के भीतर दे दीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इस बीच एक मज़ेदार ट्वीट सामने आया है। किरण रिजिजू साहब ने एक ट्वीट किया है, जरा स्क्रीन पर ले आइए किरण रिजिजू के ट्वीट को देखिए। किरण रिजिजू लिख रहे हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता की पंक्ति, इसका अर्थ है जब व्यक्ति पर विनाश की स्थिति आ जाती है तो उसका विवेक पहले ही नष्ट हो जाता है। इस ट्वीट को कोट करते हुए पवन खेरा ने ट्वीट किया है। पवन खेरा का ट्वीट देखिए। अपने ही बॉस को ट्विटर के माध्यम से संदेश क्यों दे रहे हो बंधु? अपने ही बॉस को ट्विटर के माध्यम से संदेश क्यों दे रहे हो बंधु? ये पवन खेड़ा जी लिख रहे हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जी अमलेंदु जी, आखिरी कमेंट आपसे। हाँ, एक जानकारी जरूर देना चाहता हूँ, एक जानकारी और देना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम के तुरंत बाद जैसे ही खत्म करेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ फोर्टनाइटली हम स्ट्रेट टॉक विद अभिषेक मनु सिंघवी करते हैं, मैं और प्रशांत जी। उनसे पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट में बहुत सारे सवाल पूरे पिछले 15 दिनों का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और पॉलिटिकल भी और साथ साथ लीगल भी, इन तमाम मसलों पे हम चर्चा करते हैं। तो इसके तुरंत बाद आप उस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। लेकिन क्लोजिंग कमेंट अमलेंदु जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। लेकिन किरण रिजिजू क्यों लिख रहे हैं इसको, किसके लिए लिख रहे हैं? लेकिन पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि आप अपने ही बॉस के लिए क्या लिख रहे हो यहाँ पे? निश्चित तौर पर राजीव जी, साहब अपने बॉस के लिए ही लिख रहे होंगे। और जाहिर सी बात है कि बॉस का बिना नाम लिए लिख रहे हैं, तो बिना नाम लिए लिख रहे हैं तो बॉस के लिए ही लिख रहे होंगे। क्योंकि राहुल गांधी के लिए लिखते या अखिलेश यादव के लिए लिखते या तेजस्वी यादव के लिए लिखते तो उनका नाम लेकर लिखते। नाम ना लेने का डर तो बॉस के लिए ही है। बॉस का नाम नहीं ले सकते हैं, वरना मंत्रिमंडल से हटा दिए जाएंगे, कल ही रविशंकर प्रसाद बन जाएंगे। तो इसलिए रविशंकर प्रसाद ना बन पाए किरण रिजिजू, तो अपने बॉस को समझा रहे हैं कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब उनके बॉस को देखना है कि जो विवेक है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और मनुष्य पर नाश जो छा रहा है कि नहीं छा रहा है, ये बॉस का मसला है। तो अब ये बॉस और बॉस के कर्मचारी के बीच का मसला है। इसमें हम क्या कर सकते हैं और पवन खेड़ा क्या कर सकते हैं? पवन खेड़ा ने तो दे दिए कि भाई अपने बॉस को क्यों बता रहे हो। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? उनके बॉस के उनके बीच का मसला है। लेकिन अच्छी बात राजीव जी है कि रिजिजू साहब ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है और शायद जो है वो कुछ काम करे। जी, रिजिजू साहब ने हिम्मत दिखाई। चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, संजीव कौशिक जी, सुनील जी और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।